पिछली क्लास में इसके अंदर आपको बताया गया था इसके अंदर कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसमें 3 स्टेप पाए जाते हैं, छानना, उसको फिल्टर करना या उसके बाद में रीअब्जॉर्प्शन करना, पुनः अवशोषण करना और सिक्रीशन करना, एक्सीट कर देना। तो उसमें इसके अंदर कह सकते हैं फिल्ट्रेशन में इसके अंदर बात करते हैं कि इसके अंदर ग्लोमेरुलस जो कि इसके अंदर कह सकते हैं नेफ्रॉन का पार्ट है। ग्लोमेरुलस जो होता है इसके अंदर उसकी मेम्ब्रेन जो पाई जाती है किस प्रकार से होती है और उसमें कौन कौन सी 3 लेयर पाई जाती है, जिसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं उसमें से जो मॉलिक्यूल कौन से पास हो सकते हैं और कौन से इसके अंदर कह सकते हैं उनको पास होने से रोका जाता है। तो ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है या जिसे कहा जाता है केशिका झिल्ली, कैपिलरी या जिसे कहा जाता है केशिका झिल्ली, उसमें इसके अंदर 3 लेयर पाई जाती है। आपके सामने जो डायग्राम है जैसे इसके अंदर इसमें ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरी मेम्ब्रेन है, इसमें 3 लेयर पाई जा रही है। ग्लोमेरुलस कैपिलरी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन या झिल्ली, इसमें सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है इसके अंदर इसे कहा जाता है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम जो लेयर होती है ब्लड इसके अंदर कैपिलरी की लेयर होती है और वह इसके अंदर कह सकते हैं इसमें जो इसके अंदर ये लेयर जो पाई जा रही है ब्लड कैपिलरी उसको कहा जाता है एंडोथीलियम। इसमें जो इसके अंदर एक पोर पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है फेनिस्ट्रेशन, फेनिस्ट्रेशन या जिसे पोर कह सकते हैं, या इसके अंदर इसको एंडोथीलियम इसके अंदर जो लेयर है उसमें पाए जाने वाले छिद्र भी कहा जाता है। सेकंड जो लेयर होती है उसे कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, या जिसे कहा जाता है आधार झिल्ली। सेकंड लेयर को इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधार झिल्ली कहा जाएगा। और थर्ड जो लेयर होती है इसके अंदर कह सकते हैं वो एक एपिथेलियल सेल की लेयर होती है, एपिथेलियल सेल लेयर या एपिथेलियल कोशिकाओं की लेयर होती है। ये विशेष प्रकार की इसके अंदर एपिथेलियल जो सेल होती है या विसरल एपिथेलियल जिसे कहा जाता है, विशेष प्रकार की एपिथेलियल कोशिका या जिसे कहा जाता है विसरल एपिथेलियल कोशिका, जिसे कहा जाता है पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स। तो 3 लेयर इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर पाई जाती है। यूरिन फॉर्मेशन जो होता है उसमें ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी केशिका झिल्ली होती है वह इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल को पास करेगी या नहीं करेगी वह डिपेंड करता है ये जो लेयर पाई जा रही है इसके आधार पर। तो इसमें एपिथेलियल सेल जो लेयर होती है एक तो उसमें इसके अंदर कह सकते हैं ऐसी लेयर को कहा जाता है जो कि इसके अंदर कोशिकाओं से बनी है उसको पोडोसाइट, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधार झिल्ली वाली लेयर होती है और तीसरी जो होती है ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम, इसमें पोर या छिद्र पाए जाते हैं, यह इसके अंदर कह सकते हैं तीसरी लेयर होती है। इसके बीच में कहीं कहीं पर जो स्थान पाए जा रहे हैं इसको कहा जाता है स्लिट पोर, स्लिट छिद्र। तो ये इसके अंदर लेयर इसके अंदर जो पाई जा रही है 3 मेम्ब्रेन से इसके अंदर बनी है। मेम्ब्रेन में इसके अंदर 3 लेयर जो पाई जा रही है यह इसके अंदर कह सकते हैं जो इसके अंदर कह सकते हैं इसमें से पास होगा या मॉलिक्यूल पास नहीं होगा, उसमें से गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता है, यह डिपेंड करेगा इसके अंदर कह सकते हैं इस मॉलिक्यूल से इसके अंदर कह सकते हैं पाए जाने वाले पोर से बड़ा है या उससे इसके अंदर कह सकते हैं मॉलिक्यूल से छोटा है। 3 लेयर जो आपको पता है इसके अंदर कह सकते हैं एपिथेलियल सेल, पोडोसाइट, आधार झिल्ली और तीसरी होती है फेनिस्ट्रेटेड जो एंडोथेलियम लेयर होती है ब्लड कैपिलरीज की। 3 लेयर इसके अंदर कह सकते हैं इसमें पाई जाती है। इसके बाद में ब्लड में पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल हैं या ब्लड में पाए जाने वाले जो अणु हैं या मॉलिक्यूल हैं उनकी साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है ये पास होगा या नहीं। साइज इसके अंदर कह सकते हैं कितनी है इन मॉलिक्यूल की जो इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड में पाए जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर यदि साइज कम या ज्यादा होती है या इसके अंदर कह सकते हैं उसका भार जैसे यदि कहें यदि मॉलिक्यूलर वेट या आणविक भार कम होता है कम होगा तो वो उसमें से पास हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कह सकते हैं उसकी साइज छोटी होगी। और बड़ा है मॉलिक्यूल का आणविक भार ज्यादा है
तो वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो इसके अंदर कह सकते हैं आणविक भार ज्यादा होने के कारण उनकी साइज बड़ी होती है और बड़े मॉलिक्यूल इसके अंदर कह सकते हैं इस मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। तो कहा जा सकता है कि इसके अंदर साइज जो है, मॉलिक्यूल की जो साइज है वह डिपेंड करती है कि जिसके कारण इसके अंदर पता लगा सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल ग्लोमेरुलस से पास होगा या मेम्ब्रेन से या इससे पास नहीं हो पाएगा। तो जैसे इसमें मॉलिक्यूल की साइज, जो ब्लड में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल है उसकी साइज पर डिपेंड करता है। तो साइज इसके अंदर यदि, या कह सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट, या जिसे कहा जा सकता है आणविक भार कम है, आणविक भार कम होगा तो उसकी साइज छोटी होगी। ये ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन से क्रॉस हो सकता है कि मेम्ब्रेन या जो झिल्ली होती है उसको क्रॉस कर सकता है या पास हो सकता है। तो ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जिनका आणविक भार कम होता है और ये इसके अंदर ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन या झिल्ली को क्रॉस करके आगे वाले भाग इसके अंदर जिसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है उसमें जाएंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है इसकी साइज छोटी होगी और वो इसके अंदर कह सकते हैं मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो वाटर है, जल, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल या फैटी एसिड या जिसे कहा जाता है फैटी एसिड, ग्लूकोज, आयरन जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, ये मॉलिक्यूल इसके अंदर कह सकते हैं इसमें से पास हो सकते हैं या गुजर सकते हैं। इनकी साइज छोटी होती है, आणविक भार इनका कम होता है। उसके अलावा है यूरिया, यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल। उसके अलावा हो सकता है क्रिएटिन। ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये छोटे होते हैं, इनकी इसके अंदर कह सकते हैं आणविक भार कम होने के कारण साइज छोटी होती है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, आणविक भार ज्यादा है, आणविक भार यदि ज्यादा है तो ऐसे मॉलिक्यूल को इसके अंदर उसमें से पास नहीं हो सकते और ज्यादा आणविक भार वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं पास नहीं हो सकते क्योंकि उनकी साइज बड़ी होती है। और ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं इनमें जो ब्लड में पाए जाने वाले, एक तो आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाएं, प्रोटीन, श्वेत रुधिर कणिकाएं या जिसे कहा जाता है श्वेत रुधिर कोशिका। ब्लड में आपको बताया था 3 मॉलिक्यूल, जैसे ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन हो सकते हैं, ब्लड में पाई जाने वाली आरबीसी या जिसको लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी या जिसे इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। ये मॉलिक्यूल बड़े होते हैं क्योंकि इनका आणविक भार ज्यादा होता है, ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते और जो क्रॉस कर सकते हैं वो छोटे हैं क्योंकि उनका आणविक भार कम होता है। इसके कारण इसके अंदर ये मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज, वाटर है, अमीनो अम्ल है, जो इसके अंदर कह सकते हैं इस फिल्ट्रेट में पाए जा रहे हैं, उसमें पाए जाने वाले ये मॉलिक्यूल उसमें से पास होकर आगे वाले भाग में जा सकते हैं, फिल्ट्रेट या छनकर। इसके अलावा इसके अंदर आपको बताया था कि इसके अंदर टर्म्स है GFR या जिसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट या जिसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस के द्वारा छनित्र या छानने की दर। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट या GFR या जिसे कहा जाता है
ग्लोमेरुलस जो है वो मेम्ब्रेन जो पाई जा रही है कैपिलरी मेम्ब्रेन, 1 मिनट में या 1 घंटे में, 1 दिन में कितना इसके अंदर कह सकते हैं लीटर या मिलीलीटर इसके अंदर कह सकते हैं जो फिल्ट्रेट आता है, द्रव आता है, उसको छानता है। तो उसमें आपको बताया गया था कि इसके अंदर लगभग होता है 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में इसके अंदर 125 ml फिल्ट्रेट इसके अंदर गया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं आगे वाले भाग में फिल्टर होकर या छानकर जा सकता है। 1 मिनट की बात करें तो इसके अंदर कह सकते हैं 125 ml होता है। और यदि इसके अंदर कह सकते हैं एक और की बात करें 1 घंटे की, तो लगभग 7.5 लीटर होगा। और 24 घंटे की बात करें 1 दिन की, लगभग इसके अंदर 180 लीटर। 1 मिनट में 125 ml जो इसके फिल्ट्रेशन रेट होती है, 1 घंटे में 7.5 लीटर होगी। और 180 लीटर इसके अंदर कह सकते हैं लगभग पूरे 24 घंटे की बात करें तो उसमें यह 180 लीटर इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड को या फिल्ट्रेशन जो रेट होती है इसके अंदर वह पाई जाती है। किडनी के पास तो जो ब्रेस्ट होती है उसमें ब्लड जो आता है वो तो आपको बताया था 1 मिनट में इसके अंदर कह सकते हैं वह 1 लीटर ब्लड आता है, लेकिन उसमें से छाना कितना जाता है, वह केवल 125 ml ही फिल्टर किया जाता है। तो 180 लीटर जो 24 घंटे में उसके पास आ रहा है उसमें से भी 178 लीटर या 178.5 लीटर यह ब्लड तो इसके अंदर वापस पुनः अवशोषित हो जाता है, या जिसे कहा जाता है रीअब्सॉर्ब हो जाता है। और बचा हुआ इसके अंदर कह सकते हैं 1.5 लीटर जो है वह यूरिन के रूप में बाहर जाता है, वह यूरिन के रूप में बाहर जाएगा। तो इसमें कह सकते हैं कि इसके अंदर जो 180 लीटर 1 दिन में इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड जो फिर इसके अंदर कह सकते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, ये फिल्टर हो रहा है। फिल्टर होने के बाद भी केवल इसके अंदर कह सकते हैं 1.5 लीटर जो है वह इसके अंदर कह सकते हैं यूरिन के रूप में बाहर एक्सिट किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। बाकी जो इसके अंदर 178.5 लीटर को वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो लगभग कह सकते हैं इसकी एक्यूरेसी जो होती है लगभग 99.16%। जो इसके अंदर ब्लड इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर फिल्ट्रेट आया 100% में से इतना तो आपने वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया। जो बचा हुआ है केवल इसके अंदर कह सकते हैं 0.86%, 1% भी पूरा नहीं है, वह इसके अंदर कह सकते हैं यूरिन के रूप में इसके अंदर बाहर इसके अंदर एक्सीड किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं निकाल भी सकते हैं, या जीएफआर जो है उसको निकाला जा सकता है केएफ जो कोएफिशिएंट होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर से, या जिसे कहा जाता है एनएफपी। और यदि केएफ जो कोएफिशिएंट है आपको निकालना है तो वो निकाला जा सकता है कि जीएफआर जो होता है दोनों किडनी के लिए आपको बताया गया था 125 ml पर मिनट होगा। तो केएफ इसके अंदर कह सकते हैं निकालने के लिए जीएफआर उसमें एनएफपी का इसके अंदर डिवाइड यदि करते हैं तो कोएफिशिएंट इसके अंदर यहाँ पर आ सकता है। और जीएफआर जो आपको बताया जैसे 125 ml पर मिनट है, 125 ml पर मिनट है। और एनएफपी जो आपको बताया था इसके अंदर ग्लोमेरुलस के द्वारा इसके लगने वाला जो दबाव होता है उसके आर्टियोल के संकुचन के कारण या जो इफरेंट आर्टियोल के संकुचन के कारण, और सामने जो इसके अंदर प्रेशर लग रहा है वो कैप्सूल के इसके अंदर कह सकते हैं फ्लूइड के कारण या प्रोटीन के कारण, उसमें से माइनस करके जो कितना इसके अंदर नेट आया था अपने पास इसके अंदर 10 इसके अंदर मिलीमीटर पर इसके अंदर एचजी, मिलीमीटर ऑफ एचजी, 10 मिलीमीटर एचजी इसके अंदर प्रेशर आया था, क्योंकि 60 में से माइनस किया था 32 प्लस 18 10 आया था। और 10 को जब इसके अंदर कह सकते हैं इसमें से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पर कोएफिशिएंट निकाला जा सकता है 12.5 इसके अंदर ml पर मिनट कोएफिशिएंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि एक्यूरेसी जो होती है किडनी की, जो नेफ्रॉन इसके अंदर यहाँ पर फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और वापस कैसे रीअब्सॉर्ब करते हैं, इतनी एक्यूरेसी होती है जिसमें इसके अंदर केवल 0.86 मतलब 100 ml यदि इसके अंदर कह सकते हैं इसके पास में आ रहा है तो 0.86 पूरा 1% भी यूरिन के रूप में बाहर नहीं जाता है। बाकी सभी मॉलिक्यूल है, जल है, जो आवश्यक पदार्थ है वो रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं।
सेकेंड स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, या जिसे कहा जाता है चयनात्मक पुनः अवशोषण। चयनात्मक पुनः अवशोषण या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जिसे कहा जाता है। ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेट है, या ग्लोमेरुलस जिसे कहा जाता है छनित्र, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट मतलब जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरी मेम्ब्रेन जो है उसको क्रॉस करके आगे वाले भाग में आया है। तो ग्लोमेरुलस फिल्टर होकर जो इसके अंदर कह सकते हैं द्रव जो इसके अंदर आगे वाले भाग में प्रवेश करता है उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट या छनित्र। जो आगे वाले भाग में आया है उसमें दो प्रकार के मटेरियल या पदार्थ पाए जाते हैं, दो प्रकार के पदार्थ, एक होते हैं वेस्ट, एक होते हैं नेसेसरी आवश्यक। आवश्यक के इसके अंदर कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है नेसेसरी सब्सटेंस। वेस्ट या अपशिष्ट पदार्थ जो इसके अंदर पाए जाते हैं जिसमें मुख्य रूप से यूरिया है, यूरिक एसिड है, या इसके अलावा क्रिएटिन भी हो सकता है। आवश्यक पदार्थ होते हैं जैसे इसके अंदर इसमें जल है, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, इसके अलावा आयंस हो सकते हैं जो कि आवश्यक पदार्थ है जंतु के शरीर में या मनुष्य के शरीर में। इसके अंदर कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के ये कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं में इसके अंदर कह सकते हैं इनका यूज किया जाता है। और अपशिष्ट जो होते हैं तो आवश्यक पदार्थ है उनको तो वापस पुनः अवशोषित किया जाएगा, और जो वेस्ट है उनको इसके अंदर एक्सक्रीट कर दिया जाता है या शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो फिल्ट्रेट जो आ रहा है उसमें दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, आवश्यक और अनावश्यक, जिसको वेस्ट और इसका नेसेसरी सब्सटेंस भी कहते हैं। आवश्यक है उनको तो शरीर के अंदर रखा जाता है, वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। और एक क्रिया जो की जाती है रीएब्जॉर्प्शन की, वह इसके अंदर कह सकते हैं नेफ्रॉन की टिब्यूल या नलिकाओं के द्वारा की जाती है। नेफ्रॉन की जो टिब्यूल्स या नलिकाएं होती हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका हो या लूप ऑफ हेनले हो या इसके अंदर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल या जिसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट हो, उनके द्वारा किया जाता है। और इसके अंदर कह सकते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्यों किया जाता है, रीएब्जॉर्प्शन क्यों किया जाता है? इसका आंसर ये होगा कि इसके अंदर सबसे पहले तो जंतु के शरीर में या मनुष्य के शरीर में सबसे पहले तो आयन का बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, आयन का बैलेंस या संतुलन बनाने के लिए। आयन का बैलेंस या संतुलन बनाने के लिए, क्योंकि यदि यूरिन के साथ में सारे इसके अंदर मॉलिक्यूल जो आवश्यक पदार्थ है यदि बाहर चले जाएंगे तो शरीर में आयन का जो कंट्रोल है, आयन का जो बैलेंस है, संतुलन है, आयन जो इसके अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए चाहिए होते हैं वह इसके अंदर शरीर से यदि बाहर निकल जाएंगे तो वह इसके अंदर प्रोसेस जिसके द्वारा इसके अंदर आयन के द्वारा हो रहा था वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो आयन का बैलेंस इसके अंदर बनाए रखने के लिए रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। उसके अलावा ब्लड का सारी पीएच, ब्लड का पीएच जो होता है 7.4 है, तो सारे पीएच बनाए रखने के लिए भी इसके अंदर कह सकते हैं रीएब्जॉर्प्शन या इसके अंदर पुनः अवशोषण किया जाता है। सारी जिसे कहा जाता है बेसिक पीएच बनाए रखने के लिए। रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो सारी पीएच इसके अंदर कह सकते हैं जिसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। हाइड्रोजन आयन यदि ज्यादा हो गए तो वहां पर वो पीएच इसके अंदर कह सकते हैं न्यूट्रल या उससे एसिडिक हो सकती है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कम रखने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। दूसरा, शरीर में आयन का बैलेंस है, सोडियम है, पोटेशियम है और भी जैसे पदार्थ है, जल है, अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, ये इसके अंदर कह सकते हैं वापस जंतु के शरीर में उनका भी बैलेंस रहना चाहिए, जिसके कारण इसके अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं रुके नहीं, वह इसके अंदर नॉन स्टॉप इसके अंदर या जब भी ऊर्जा की आवश्यकता हो ये प्रोसेस चलते रहे। मैं रीएब्जॉर्प्शन जो आपको अभी बताया गया था, इसमें ये ब्लड कैपिलरीज होती है और इसके अंदर कह सकते हैं
जो कांटेक्ट में रहती है नेफ्रिक टिब्यूल या जिसे कहा जाता है किडनी या नेफ्रॉन की नलिका। तो जब ब्लड कैपिलरीज और इसके अंदर या केसिका है जिसको रक्त केसिका और नेफ्रिक टिब्यूल जो कांटेक्ट में रहती है, तो ये जो दो एरो आपको बताए गए हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड कैपिलरीज जो फिल्टर होकर ब्लड इसके अंदर कॉमन कैप्सूल या ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन से फिल्टर होकर वह इसके अंदर इन टिब्यूल में आता है, जिसको पहली जो टिब्यूल होती है उसको समीपस्थ कुंडित नलिका कहा जाता है, जो कि इसके अंदर इसमें फिल्ट्रेट या छनित्र आता है। वापस इसके अंदर इन मॉलिक्यूल का जब इसके अंदर किडनी की टिब्यूल से पास होगा उस समय इसके अंदर कह सकते हैं रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है और वापस इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज में ऐसे मॉलिक्यूल को डाला जाता है जो आवश्यक होंगे। तो ये एरो जो बता रहा है इसमें रीअब्जॉर्प्शन के बारे में, और ये इसके अंदर कह सकते हैं जो फिल्टर हो रहा है उसके बारे में बताता है। तो जैसे इसमें कह सकते हैं ये प्रोसेस जो बताता है फिल्ट्रेशन या कह सकते हैं फिल्ट्रेशन या छानना, और ये एरो जो बता रहा है इसमें रीअब्जॉर्प्शन या पुनः अवशोषण। रीअब्जॉर्प्शन या जिसे कहा जाता है पुनः अवशोषण। तो इसमें कह सकते हैं कि जो इसके अंदर ब्लड कैपिलरी से मॉलिक्यूल वो किडनी की या नेफ्रॉन की जो नलिकाओं में आते हैं तो वह तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, और यहाँ से वापस जब ट्यूब्यूल से गुजरते हैं और वापस ब्लड कैपिलरीज में इसके अंदर इनको अवशोषित किया जाता है तो इसको इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन या पुनः अवशोषण कहा जाता है। ये अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं जो भाग होते हैं किडनी की टिब्यूल में, उसमें अलग अलग इसके अंदर भागों में अलग अलग पाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर जैसे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो होता है इसके अंदर इसमें आपको बताया कि ब्लड कैपिलरी या केसिका से कैसे टिब्यूल में और टिब्यूल से वापस कैसे इसके अंदर छानकर रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होता है वह प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी या जिसे कहा जा सकता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका या जिसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, उसमें इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन या अवशोषण पुनः अवशोषण। इसमें पुनः अवशोषण कैसे होता है इसके बारे में, क्योंकि सबसे पहले फिल्ट्रेट जो आता है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के पास ही आएगा। तो उसमें कह सकते हैं सबसे पहले बोमन कैप्सूल या जिसे संपुट कहा जाता है, बोमन संपुट कहा जाता है, इससे जो फिल्ट्रेट या छनित्र आता है पीसीटी या जिसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल या समीपस्थ कुंडलित नलिका के पास आता है फिल्ट्रेट या जो छनित्र है। सबसे पहले जो फिल्ट्रेशन जो इसके अंदर कह सकते हैं कांटेक्ट में आता है, यह टिब्यूल या नलिका जो का फर्स्ट भाग जिसको इसके अंदर समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है उसके कांटेक्ट में आएगा, जिसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल भी कहा जाता है। तो उसके कांटेक्ट में जब आता है तो यह जो इसके अंदर कह सकते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो पाया जाता है इसमें एपिथेलियल सेल या कोशिका पाई जाती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका जो पाई जाती है इसमें एपिथेलियल सेल या जिसे कहा जाता है एपिथेलियल कोशिका, सेल या कोशिका पाई जाती है। और एपिथेलियल सेल या कोशिका जो पाई जा रही है वह इसके अंदर कह सकते हैं इसमें एक तो आपको बताया गया था माइक्रोविलेज पाया जाता है, माइक्रोविलेज या जिसे कहा जाता है ब्रश बॉर्डर। माइक्रोविलेज या जिसे कहा जाता है ब्रश बॉर्डर या जिसे कहा जा सकता है इसके अंदर सूक्ष्म वलय। तो इसकी जो इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है एपिथेलियल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है, वलय पाए जाते हैं, और वलय पाए जाने के कारण इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल आएंगे इसमें जल हो या अमीनो एसिड हो या ग्लूकोज हो या सोडियम आयन हो, सबके लिए इसके अंदर कह सकते हैं ये माइक्रोविलेज जो इसकी मेम्ब्रेन पर जो पाए जा रहे हैं, जो कि इसके अंदर समीपस्थ कुंडलित नलिका में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं,
उनके इसके अंदर माइक्रोविले जब इसके मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, ब्रश बॉर्डर पाए जाते हैं, इसके कारण इसके अंदर यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है। डायग्राम के द्वारा कल बताएंगे आपको इसका डायग्राम एपिथेलियल सेल का, और उसके इसके अंदर कह सकते हैं कैसे फोल्डिंग होती है, सरफेस एरिया इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं जैसे आपको इंटेस्टाइन में भी बताया गया था, विले पाए जाते हैं। विले इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर सरफेस होती है फ्लैट नहीं होकर वहां पर इस प्रकार से फोल्डेड होती है। तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इसके अंदर कह सकते हैं इस स्थान में आ सकते हैं, और यदि फ्लैट होती है तो मॉलिक्यूल इसके अंदर कह सकते हैं इसी स्थान पर आ सकते हैं, जिसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं जब माइक्रोविले या इसके अंदर जो ब्रश बॉर्डर नहीं पाए जाएंगे तो यहाँ पर इसके अंदर कम इसके अंदर कह सकते हैं मॉलिक्यूल का अवशोषण होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जब इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ गया, मेम्ब्रेन इसके अंदर वलित हो चुकी है, फोल्डेड हो चुकी है, इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इसके अंदर कह सकते हैं इसमें आ सकते हैं। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं सूक्ष्म वलय जो पाए जाते हैं एपिथेलियल सेल में, जिसके कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और एपिथेलियल सेल जो होती है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, तो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया वह पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो पाए जाते हैं तो उसका क्या कार्य होता है, एटीपी या ऊर्जा प्रदान करना। एटीपी या ऊर्जा प्रदान करना, एटीपी या ऊर्जा इसके अंदर कह सकते हैं प्रदान की जाती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल इसके अंदर कह सकते हैं डायरेक्टली या स्वतः इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, स्पॉन्टेनियस या जिसे कहा जाता है पैसिवली नहीं जा सकते या डिफ्यूजन के थ्रू नहीं जा सकते, उनको ऊर्जा देकर इसके अंदर कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जिसे कहा जाता है यह कार्य करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय अभिगमन, जिसमें मॉलिक्यूल यदि बाहर की ओर कम है या अंदर की ओर ज्यादा है, ज्यादा से कम की ओर स्वतः जाते हैं, पैसिवली जा सकते हैं डिफ्यूजन के द्वारा या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। यदि अंदर कम है और उसको इसके अंदर कह सकते हैं उनको भी बाहर भेजना है, तो इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर एटीपी या ऊर्जा देनी होती है, वह एपिथेलियल सेल में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा दी जाती है और मॉलिक्यूल को इसके अंदर कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा